कैसी हो ताईसा? घर में घुसते ही कला ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली ताईसा सावित्री देवी जी को प्रणाम किया। सावित्री देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उनके पास कोई औलाद भी नहीं थी, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वह साथ देती। गांव माणिकपुर में वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वह सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। मानिकपुर एक छोटा सा राजस्थान का गांव है, जहां कला कभी दुल्हन बनकर आई थी। ये ब्याह का सुंदर सा जोड़ा पहन हाथ हाथ भर भर चूड़ियाँ, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में ये बड़ी नथ की पूरा चांद ही उसमें से झांक रहा हो। मांग में माथे से लेकर पीछे सिर तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी छोटी सी गुड़िया को ही सजाकर दुल्हन बना दिया हो। उम्र ही क्या थी कला की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसका ब्याह कर दिया गया था। जल्द ही वह 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बेचारी छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है, पर कला ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति रिवाज को वो दिल से करती, पर ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं कोई कमी लगती। उसे ताना देते, उलाहना देते, क्योंकि कला एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग में ना लाई थी। पर कला को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब कभी कला ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो उसे समझाता कि बावली, तू क्यों फिक्र करे, मैं हूं ना तेरे साथ, सब संभाल लूँगा। कला को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती। वह अपने पति से कहती कि यह मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागिन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन कला करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। वह बहुत खुश थी, शहर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली लिया, राजस्थानी जूतियाँ पहनकर तैयार हो। जब वह बाहर आई तो उसके पति ने कहा, कला आज बहुत चौकी दिखाई देती है, पर आज तूने ये मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा? चल कोई ना, ऐसे ही चल, घनी देर हो रही है। इतना सुनकर कला परेशान हो जाती है, अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगा कर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लागे है। कहकर कला अंदर कमरे की तरफ दौड़ कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उससे सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहता है कि आज नहीं, कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, शगुन अपशगुन कुछ ना होवे, बस अपने मन का वहम भर है। वो हाथ पकड़कर कला को बाहर ले आता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। कला के मन में शंकाएं आज सही साबित होती है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कला को भी काफ़ी चोटें आई, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मझधार में छोड़कर जा चुका था। कला टूट कर बिखर गई थी। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्ज़ाम उसके सर पर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। कला ने अपने को संभाला और बच्चों की खातिर वो ज़िंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। कला आज बहुत दिनों बाद अपने ससुराल मानिकपुर वापस आई थी। कला को देखते ही सावित्री ताई बहुत खुश हो गई। आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कैसी है मेरी छोरी, कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा शहर जयपुर जाकर अपनी ताईसा को बिल्कुल ही भूल गई तू छोरी। मैं हमारे मन में सोचा करती थी कि अब तो तू शायद मेरे मरने के बाद ही आवेगी मेरा चेहरा देखने की खातिर। सावित्री देवी अपनी बात पूरी भी ना कर पाए कि कला ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताईसा, आप तो हमेशा बस हमें यही सही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में यूं ही बनी रहे, बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल छोरी, अब ज़्यादा बातें ना बना, अब तू बता दोनों बालक कैसे हैं तेरे? छोरी अब बड़ी घनी हो गई है, छोरा भी अब 4-5 बरस का हो लिया होगा, स्कूल जावन लगा होगा। जरा यूँ तो बता, तू क्यों न लाई बाल करने, देख लेती, मैं भी कलेजे को ठंडक पड़ जाती।
और बता तेरा काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो तेरी अच्छे से हो रही है ना? सब भला जंगा चल रहा है ताई साहब। बस यूँ समझ ले ईश्वर के साथ साथ तेरी भी आशीर्वाद है जिसने किस्मत को तता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर खड़ा कर दिया है तारी छोरी को। आज मैं ताई सा इसलिए आई हूँ कि अब तू हमारे साथ ही रहेगी, तुझे यूँ अकेले रहने की ज़रूरत ना से ताई सा। अब तेरी बेटी कल अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, अब किसी की दया की मोहताज नहीं है तेरी बेटी ताई सा। तुझे याद है ना ताई सा, यदि तू ना होती तो जो तेरी लाडो कब की मर गई होती। तुझे याद है ना मेरे पति का समय देहांत हो गया था, गोदी में 6 महीने का छोरा था और मेरी छोरी कुल 5 बरस की थी। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते थे क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनके बेटे के सर पर चोट लगने की वजह से ख़त्म हो गया और मैं अभागन बच गई। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, हर तरफ मुझे अंधेरा ही नज़र आता था। उस अंधेरे में बस एक रोशनी की किरण नज़र आई और वो थी तू ताइसा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरी खातिर। सच कहूँ ताइसा, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई ने मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी कला का अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही कराया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनकर खड़ी हुई, जिसके बल पर आज मैं जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपयों और तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को अपनी किस्मत मान चुकी थी ताइसा, पर तेरी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस अब तू चल मेरे साथ ताइसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना न था, पर आज तेरी ये बेटी तेरे आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी यहाँ गांव में अकेली ही रहती है तो तेरे ज़्यादा काम करने की उम्र भी नहीं रह गई। अब तू चल मेरे साथ, चलकर तेरी बेटी के सावित्री कला बुटीक को संभालना। तेरी बेटी आज भी को भी तेरी ज़रूरत है ताइसा। सावित्री कला बुटीक का नाम सुनते ही सावित्री देवी का हृदय भर आया। उन्होंने कला को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़ दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ की चचाना मिल गई थी और माँ को बेटी की, और सारा परिवार खुशहाल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।